हेलो गुड इवनिंग दोस्त। रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे मानव शरीर क्रिया विज्ञान का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो लगभग 100 प्लस क्वेश्चन होंगे। पूरा 100 क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो एक वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या 206 होती है। एक वयस्क मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 होती है। वही नवजात बच्चों में हड्डियों की संख्या 300 होती है। नवजात बच्चों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 300। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 300। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है दोस्तों? तो मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या 29 होती है। कितनी होती है? 29 होती है। मनुष्य के शरीर में पसलियों कितने जोड़े होते हैं? तो मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कहा जाए तो पसलियों 24 है, लेकिन जोड़े में कितने होंगे? तो 12। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन होती है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है जो नाक की होती है। क्या होती है? नाक की। यहाँ पे क्या होगा? कान होगा। क्या होगा? कान। सबसे छोटी हड्डी किसका होगा? कान का। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी क्या होता है दोस्तों? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर की हड्डी। कहाँ हड्डी होती है? फीमर की हड्डी। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो टिबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? तो टांग में। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन है? तो दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व है कैल्शियम और फास्फोरस। इन्हीं के कारण जबड़े मजबूत होते हैं। इन्हीं के कारण जबड़े क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अस्थियां एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। तो अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है वो होता है टेंडन। कौन जोड़ता है? टेंडन। याद रखिएगा, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? तो टेंडन। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत दो बार निकलते हैं? तो मनुष्य के प्रारंभिक अवस्था में 20 दांत होते हैं जो दूध के दांत होते हैं। यही 20 दांत दोबारा निकलते हैं। इस प्रकार दो बार विकसित होने वाले दांतों की संख्या 20 होती है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो मनुष्य के पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में होती है। संपूर्ण पाचन की क्रिया छोटी आंत में हो जाती है। मनुष्य में पाचन की क्रिया मुख गुहा से शुरू हो जाती है। मुख गुहा में भोजन की पाचन क्रिया लगभग 30% होती है। उसके बाद आमाशय में पाचन होता है। ग्रास नली में कोई भी पाचन की क्रिया नहीं होती है। तो संपूर्ण पाचन की क्रिया अधिकांश भाग कहाँ कर सकते हैं? छोटी आंत में। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो मुख गुहा में। कहाँ प्रारंभ होती है? तो मुख गुहा में। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट होती है? तो पाचन लगभग कितने फीट की बात कहा गया है? तो 24 फीट होती है। कितने होती है? 24 फीट। ठीक है। मानव में मुख आहार नाल की बात कहा जाएगा तो आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। आहार नाल की जो 32 फीट होती है, लेकिन पाचन नली की लंबाई बोलेगा तो 24 फीट होगा। मुख में मंड का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो मुख में जीभ के ऊपर लार पाया जाता है और लार के ऊपर हमारे टाइलिन एंजाइम पाए जाते हैं। कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं? तो टाइलिन एंजाइम पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो दूध को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। कौन सा है? रेनिन, जो हमारे बच्चों को पाचन की क्रिया में सहायता होता है। जब दूध पीता है तो दूध होता है, जमने के बाद जो पेट में जमता है वो दही बन जाता है। ये बच्चे में क्रिया होता है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो छोटी आंत से। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो छोटी आंत से।
लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। मुख से निकली लार किसका पाचन करती है? तो स्टार्च का। मुख गुहा में पाचन किसकी होती है? तो स्टार्च का। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो आमाशय में। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो आमाशय में। प्रोटीन पचने के बाद किस में बन जाता है? तो पेप्टोज में बदल जाता है। किसमें? पेप्टोज में। निम्नलिखित में किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? तो मनुष्य के पेट में जो पाया जाता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl। कौन सा अम्ल होता है? तो HCl अम्ल होता है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो यकृत चूषण करता है। कौन करता है? यकृत। पेप्सिन एक क्या है? तो पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है। पेप्सिन क्या है? एंजाइम है। पेप्सिन किसको बदल देता है दोस्तों? तो पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। प्रोटीन की पाचन की क्रिया कहाँ होती है? तो आमाशय में। आमाशय में प्रोटीन किस में बदल जाता है? तो पेप्टोन में। पाचन की क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो पाचन की क्रिया में प्रोटीन जो होती है हमारे, वह एमिनो अम्ल में बदल जाता है। किसमें? एमिनो अम्ल में। पित्त निम्न में किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो पित्त हमारे यकृत द्वारा पैदा किया जाता है, जिसे अग्न्याशयी रस निकलता है। क्या निकलता है? अग्न्याशयी रस। ये पित्त रस, सॉरी, पित्त रस। पित्त जमा होता है कहाँ? तो पित्त जमा होता है पित्ताशय में। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किए थे। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किए थे। पेस मेकर का संबंध किससे है? तो पेस मेकर का संबंध हृदय से है। रुधिर दबाव मतलब ब्लड प्रेशर मापक यंत्र है। तो स्फैग्मोमीटर क्या हो जाएगा? स्फैग्मोमीटर। जार्विक सेवन क्या है? तो जार्विक सेवन एक कृत्रिम हृदय है। जार्विक सेवन क्या है? कृत्रिम हृदय है। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो मनुष्य के शरीर को हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? तो हो जाएगा 0.8 सेकेंड। अब पूछेगा 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? तो 72 बार। कितने बार? 72 बार। क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य के प्रति मिनट हृदय स्पंदन दर कितना होता है? तो 72 बार। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो 4। और पक्षी में भी कितने हृदय होते हैं? तो 4 कोष्ठक होते हैं। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो नाड़ी दर धमनी से मापा जाता है। कहाँ से? धमनी से मापा जाता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक एवं डायलिस्ट होता है तो 120/80 mm होता है। 120 को सिस्टोलिक कहा जाता है और 80 को डायस्टोलिक कहा जाता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय कितनी बार बनता है? कितनी बार धड़कता है? सॉरी, कितनी बार धड़कता है? तो 2 अरब बार धड़कती है। शरीर के विशालतम धमनी क्या है? तो शरीर की विशालतम ध्वनि एरोटा होता है। क्या होता है? एरोटा। मानव शरीर के मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो शरीर के वजन का 7%, 7 से 8% होती है। एक वयस्क में रक्त का औसतन आयतन कितना होता है? तो 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है दोस्त? तो 7.4। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य प्लीहा करता है, जिसे तिल्ली या स्प्लीन भी कहा जाता है। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन है? तो लोहा। रक्त में कौन सी धातु पाया जाता है? लोहा। लोहा की कमी से ही एनीमिया बीमारी होता है। कौन सा बीमारी होता है? जिसे अराक्ता बीमारी भी कहा जाता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ों में होता है। कहाँ होता है? फेफड़ा में।
रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन का कारण। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो हीमोग्लोबिन आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। मानव शरीर के भीतर खून निम्न में किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो नहीं जमता है हिपेरिन के कारण रक्त में थक्का नहीं बनता है। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। लाल रक्त कणिकाओं का शमशान कहलाता है? तो शमशान कहलाता है प्लीहा। क्या कहलाता है? प्लीहा। शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कितने दिनों तक जीवित रहती है? तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन। कितना होता है? 120 दिन। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो तिल्ली या प्लीहा में। कहाँ हो जाएगा? तो सॉरी, अस्थि मज्जा में। कहाँ हो जाएगा? अस्थि मज्जा में। सफेद रक्त WCB का मुख्य कार्य क्या है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। ऑप्शन नंबर सी। मनुष्य के रक्त में WBC कौन सी किस्म अधिक होती है? तो न्यूट्रोफिल्स हो जाएगा। मनुष्य के रक्त में WC की कौन सी किस्म अधिक होती है? तो न्यूट्रोफिल्स अधिक होती है। रक्त समूह की खोजकर्ता का नाम क्या है? तो लैंड स्टीनर। रक्त समूह का खोज किसने किया है? तो लैंड स्टीनर ने। RH फैक्टर का पता किसने लगाए थे? तो RH फैक्टर का पता हमारे लैंड स्टीनर एवं बी इनर नामक वैज्ञानिक ने किए थे। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? तो ओ ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो ओ में रिपीट क्वेश्चन है। RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो RH फैक्टर का नाम बंदर से संबंधित है। किससे? बंदर से। RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है? तो RH प्लस पुरुष तथा RH माइनस महिला को। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? तो सबसे सर्वग्राही की बात कहा जाएगा तो ये भी होगा, और सर्वदाता कहेगा तो ओ। सर्वदाता कहेगा तो क्या हो जाएगा? ओ। मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन की तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित है? तो हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र किसे कहा जाता है? तो बुद्धि का केंद्र होता है सेरेब्रम। सेरेब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है 2/3 भाग, जो अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो अनुमस्तिष्क। क्या होता है यहाँ पे? सॉरी, प्रमस्तिष्क होगा। प्रमस्तिष्क को ही अग्र मस्तिष्क कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक तथा शरीर की नात्मक इकाई क्या होता है? तो 64 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूरॉन। मतलब किनात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 31 जोड़ी। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है? तो श्वसन की क्रिया संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। मनुष्य में श्वास में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो ऑक्सीजन की मात्रा 17% होती है। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो मनुष्य 1 मिनट में 14 से 18 बार सांस लेती है। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है?
तो माइटोकॉन्ड्रिया में। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो 4%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तो 0.03%, लेकिन हम कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं कितना प्रतिशत होती है? 4%। केब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो पायरुविक अम्ल का। पायरुविक अम्ल का। अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है लैक्टिक अम्ल। क्या होता है? लैक्टिक अम्ल, जो ऑक्सीजन के अभाव में बनता है। रक्त की सुधियां किस अंग में जाकर छनती है? तो रक्त की सुधियां वृक्कों में जाकर छनती है, जहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन छन्नी लगा हुआ रहता है। मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण। मानव मूत्र में यूरिया क्या प्रतिशत होता है? तो 2% होती है। निफ्रॉन किससे संबंधित है? तो निफ्रॉन वृक्क से संबंधित है। एक मनुष्य में निफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो लगभग 10 लाख होती है। कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में किस सिद्धांत पे कार्य करती है? तो डायलिसिस पे। डायलिसिस एक कृत्रिम वृक्क है जो रक्त शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया है। मानव शरीर में यूरिया का अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? तो मूत्र में। कितने प्रतिशत होती है? तो 2%। मानव वृक्क अश्मिरी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट। हिलने का लूप कार्य संबंधित है किससे? तो उत्सर्जन तंत्र से। तो इसके अगले पार्ट में आपको और क्वेश्चन डाला जाएगा इससे रिलेटेड।